आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है जॉन विलियम्स का उपन्यास स्टोनर और उसका चौथा अध्याय। हम यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करने वाले हैं। एक रिश्ता टूटने से पहले असल में टूटता कब है? स्टोनर और एडिथ की शादी और उनके हनीमून के वो शुरुआती कुछ दिन मुझे लगता है हमें इसी के सारे सुराग देते हैं। ये कोई बड़ी लड़ाई या धोखे की कहानी नहीं है। ये उन छोटी छोटी खामोशियों, उन अजीब पलों और उन सच की कहानी है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने सवाल बहुत सही उठाया। ये अध्याय तो जैसे एक केस स्टडी है कि कैसे दो लोग जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं वो असल में एक दूसरे से मीलों दूर हैं। और लेखक की खूबी यही है, वो हमें कोई बड़ा ड्रामा नहीं दिखाता। नहीं, वो किरदारों के हाव भाव, उनके बीच की वो असहज खामोशी और उनकी कही अनकही बातों से ही पूरी त्रासदी हमारे सामने रख देता है। एडिथ सेंट लुइस में शादी नहीं करना चाहती, वजह वो नहीं बताती। तो शादी कोलंबिया में तय होती है और फिर एंट्री होती है विलियम के माता पिता की, जो अब तक एडिथ से मिले भी नहीं हैं। वे बहुत सीधे साधे खेत के लोग हैं, इतने सीधे कि होटल में रुकने के ख्याल से भी घबरा जाते हैं। हाँ, उसके पिता का वो डायलॉग, हमें होटल में क्या करना है समझ नहीं आएगा। यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव की जमीन तैयार हो जाती है। बिल्कुल, और वो टकराव साफ दिखता है उस शाम जब विलियम उन्हें एडिथ से मिलवाने ले जाता है। वो सीन सोचिए जरा, विलियम के माता पिता नए कड़क कपड़ों में सोफे पर ऐसे बैठे हैं जैसे हिलने से भी डर रहे हों। बिल्कुल, और एडिथ वो बहुत देर से नीचे आती है और उसके चेहरे पर एक डरा हुआ सा तिरस्कार है। ये सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं है। नहीं, ये दो अलग अलग जीवन दृष्टियों का टकराव है। उस कमरे में जो खामोशी है वो किसी के बोलने से ज्यादा शोर करती है ना? बहुत ज्यादा। और उस खामोशी को विलियम की माँ एक बहुत ही मासूम से सवाल से तोड़ती हैं। हाँ, वो एडिथ को देखकर कहती हैं, वाओ, ये तो बहुत सुंदर है ना? ये बात मुझे हमेशा बहुत चुभती है। वो उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक सुंदर चीज की तरह देख रही हैं, जिसे बस दूर से सराहा जा सकता है। हाँ, और ये दिखाता है कि वो उससे जुड़ नहीं पा रही हैं, तारीफ कर रही हैं लेकिन एक दूरी के साथ। लेकिन इसके बाद जो होता है वो शायद उस शाम का सबसे अहम पल है। विलियम के पिता की वो सलाह। हाँ, वो सीधे एडिथ को देखते हैं और कहते हैं, विलियम हमेशा एक अच्छा लड़का रहा है। एक आदमी को एक औरत की जरूरत होती है जो उसका ख्याल रखे और उसे आराम दे, और फिर अब तुम विलियम का अच्छे से ख्याल रखना। सुनने में ये एक पिता की सीधी साधी चिंता लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक भोली सलाह नहीं है, ये एक बोझ है। बोझ कैसे? देखिए, विलियम के पिता के लिए शादी एक व्यवहारिक समझौता है। बेटा काम करेगा, बहू घर संभालेगी, उसे आराम देगी, ये एक जिम्मेदारी है। पर एडिथ, जिसकी परवरिश बिल्कुल अलग हुई है, उसके लिए शायद शादी का मतलब कुछ और था। रोमांस, बराबरी, कुछ तो और ये सीधी सपाट जिम्मेदारी उसे एक झटके में यथार्थ के सामने खड़ा कर देती है, जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं थी। और उसका जवाब, मैं कोशिश करूंगी मिस्टर स्टोनर। ये कोई वादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हार मानने जैसा है, एक संघर्ष को स्वीकार करने जैसा। और उसकी आंखों में आंसू, वो उस तूफान का पहला संकेत है। और यहां से कहानी पहुंचती है शादी के दिन पर, जो विलियम के लिए किसी धुंध जैसा है। उसे कुछ भी साफ महसूस नहीं हो रहा। वो अपनी शादी में एक बाहरी दर्शक जैसा है। और स्टोनर का किरदार ही ऐसा है। वो अक्सर अपनी भावनाओं का मूक दर्शक बना रहता है। उसका ये जो अलगाव है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं, शायद एक बचाव का तरीका भी है। वो सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहता जो उसके सामने है, कि दो परिवार एक कमरे में हैं पर एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे। बिल्कुल। और फिर एडिथ कमरे में आती है। लेखक उसे एक ठंडी रोशनी कहता है। सोचिए, शादी में दुल्हन का आना गर्माहट से जुड़ा होता है, खुशी से, पर यहाँ ठंडक है, दूरी है। रस्में भी बस हो जाती हैं। पादरी कुछ बुदबुदा रहा है, एक बेमन सा चुंबन, और फिर वो भीड़ में खो जाते हैं। वो एडिथ को ढूंढता है और देखता है कि वो अपने परिवार के साथ है। उसकी माँ रो रही है, पिता बेचैन है, और एडिथ का चेहरा एक नकाब की तरह, भावहीन और सफेद। और यही नकाब, यही मास्क एडिथ अपने रिश्ते में हमेशा पहने रखती है। ये पहली बार है जब विलियम उस नकाब को देखता है और वो समझ नहीं पाता। पूरी शादी एक औपचारिकता की तरह निपट जाती है। और जब वो ट्रेन में बैठते हैं, तभी विलियम को अचानक एहसास होता है कि वो शादीशुदा है। जैसे ये कोई घटना हो जो बस उसके साथ घट गई, जिसमें उसकी कोई भूमिका ही नहीं थी। और शादी की ये धुंध, ये कोहरा उनके साथ पेन के डिब्बे तक आता है, जहां उन्हें करीब आने का पहला मौका मिलता है।
लेकिन उपन्यास साफ साफ एक लाइन में कह देता है, उनका हनीमून एक असफलता थी। और वजह? वे दोनों बहुत अलग अलग तरीकों से मासूम थे। ये मासूमियत शब्द यहाँ बहुत वजन रखता है ना? बहुत। और ये सिर्फ शारीरिक अनुभवहीनता वाली मासूमियत नहीं है। विलियम की मासूमियत खेत की जिंदगी से आती है, जहां जन्म मृत्यु ये सब जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन एडिथ की मासूमियत अलग है। वो एक ऐसी मासूमियत है जो दुनिया के इस हिस्से को जानना ही नहीं चाहती है। ये एक गहरा मानसिक डर है, एक रुकावट है। और ये डर पहली ही रात सामने आ जाता है। ट्रेन में जो थोड़ी बहुत खुशी थी वो होटल पहुंचते पहुंचते घबराहट में बदल जाती है। होटल की लॉबी उसे एक गुफा की तरह अंधेरी और भारी लगती है। कमरे में पहुंचते ही वो कांपने लगती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो एक बहाना बनाती है। हाँ, कि वो बस थकी हुई है और चाहती है कि उनका पहला पल परफेक्ट हो। ये परफेक्शन की चाह। ये असल में टालमटोल का एक टेईटा है। ये बीमारी शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। उसका शरीर उस डर पर प्रतिक्रिया दे रहा है जिसे उसका दिमाग जाहिर नहीं कर पा रहा। और विलियम, वो अपनी मासूमियत में, अपनी दयालुता में उसकी बात मान लेता है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। और नतीजा, वो अपनी शादी की पहली रात एक छोटे से सोफे पर अकेले और जागते हुए बिताता है। लेकिन अगली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। खिड़की से शहर का नजारा वादे और शांत रोमांच से भरा लगता है। एडिथ भी तरोताजा और खुश है। वो शहर में घूमते हैं, आर्ट म्यूजियम जाते हैं और वहां उन पुरानी पेंटिंग्स की खामोशी में विलियम को एडिथ के लिए एक गहरा स्नेह महसूस होता है। एक पल के लिए लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। म्यूजियम का वो सीन बहुत खूबसूरत है और उतना ही दुखद भी। कला के उस शांत, नियंत्रित माहौल में विलियम को लगता है कि वो अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है, जो असल जिंदगी की उलझी हुई हकीकत से बिल्कुल अलग है। यह एक झूठी उम्मीद है। और उस शाम वो इस उम्मीद को हकीकत में बदलने की एक और कोशिश करता है। एक रोमांटिक माहौल बनाता है, मोमबत्तियां जलाता है और फिर एक अचानक प्रेरणा से शैंपेन की बोतल मंगवाता है। और कहानी में वो छोटी सी डिटेल कि बारटेंडर उसे चेतावनी देता है कि शैंपेन अच्छी नहीं होगी और महंगी भी। यह आने वाली तबाही का एक छोटा सा लेकिन कितना सटीक संकेत है। वो शैंपेन यहाँ हर उस चीज का प्रतीक है जो उस रिश्ते में गलत है। उसे जश्न के लिए लाया गया है, लेकिन वो खुद ही खराब है, एक धोखा है। और आखिर में यही शैंपेन उस रात की तबाही का बहाना बनती है। बिल्कुल। विलियम की वो एक परफेक्ट शाम बनाने की कोशिश एक बहुत ही नाजुक, झूठी नींव पर टिकी है। और फिर वो रात आती है जब विलियम एडिथ को छूता है तो उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ जाता है। उसकी गर्दन की नसें तनाव में कांप रही थीं। उपन्यास की एक लाइन है जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। विलियम एक तेज, कठोर प्रतिरोध महसूस करता है, जिसके बाद इच्छा से उस प्रतिरोध को दूर करने की कोशिश होती है। इच्छा से प्रतिरोध को दूर करना, ये सहमति नहीं है। ये एक कर्तव्य के सामने घुटने टेकना है, एक ऐसी चीज को बर्दाश्त करना जिससे उसे घृणा हो रही है। और फिर जब वो कहती है, दूसरे कमरे में जाओ, मैं 1 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, तो वो उस पल की सारी सहजता को खत्म कर देती है। ये तैयारी प्रेम के लिए नहीं है। नहीं, ये किसी अप्रिय मेडिकल प्रक्रिया जैसी तैयारी है। विलियम बाहर इंतजार करता है। वो उस गर्म और मीठी हो चुकी शैंपेन को पीता है, एक और प्रतीक कि कैसे हर चीज खराब हो चुकी है। जब वो बेडरूम में लौटता है, एडिथ बिस्तर में है, आंखें बंद। और इस पूरे दौरान एडिथ अपना मुंह फेर लेती है, अपनी बांह से आंखें ढक लेती है, खामोश। और इसके बाद जो होता है वो शायद उस रात का सबसे भयानक हिस्सा है। विलियम उससे प्यार से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर एडिथ का चेहरा भावहीन रहता है। और फिर अचानक वो बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर भागती है और उल्टियां करने की तेज आवाज आती है। ये सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उसके शरीर का उस चीज को पूरी तरह से अस्वीकार करना है जिसे उसके मन ने सहने पर मजबूर किया। ये एक शारीरिक विद्रोह है। और जब एडिथ वापस आती है तो वो एक झूठ बोलती है, एक ऐसा झूठ जो उन दोनों को उस भयानक सच का सामना करने से बचा लेता है। वो कहती है, ये शैंपेन की वजह से हुआ, मुझे दूसरा ग्लास नहीं पीना चाहिए था। और विलियम उस झूठ को मान लेता है, या शायद मानना चाहता है। हाँ, फिर वो उसकी तरफ पीठ करके सो जाती है। और यही वो पल है, यही वो क्षण है जहां उनका रिश्ता असल में मर जाता है, शुरू होने से भी पहले। ये असफलता किसी एक बड़ी घटना में नहीं है, नहीं, ये उन छोटी छोटी त्रासदियों में है। पिता की वो सलाह, दुल्हन की वो ठंडी रोशनी, खराब शैंपेन और आखिर में ये झूठ। तो हमने क्या देखा? हमने सिर्फ एक शादी नहीं देखी,
हमने देखा कि कैसे दो लोगों की अलग अलग दुनिया, उनके अंदरूनी डर और बात करने में उनकी नाकामी उनके रिश्ते को पहले दिन से ही बर्बाद कर देती है। इस कहानी का दर्द चीख पुकार में नहीं है, बल्कि उस गहरी असहज खामोशी में है जो सब कुछ कह जाती है। बिल्कुल। ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे वो पल जिन्हें हमें जोड़ने के लिए होना चाहिए, असल में हमारे बीच की उन दरारों को दिखा सकते हैं जो शायद कभी नहीं भर सकती। एडिथ का बहाना उन दोनों को एक मौका देता है कि वह सच का सामना ना करें, और इसी तरह उनका पूरा रिश्ता झूठ और अनकही बातों पर टिक जाता है। कहानी एडिथ के सो जाने पर खत्म होती है, लेकिन जो सवाल पीछे रह जाता है वो ये है, उस रात जब एडिथ सो गई और विलियम अपनी पत्नी के बगल में उस खामोशी में लेटा होगा, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वो उलझन में था, या उसे दया आ रही थी, या गुस्सा, या फिर उसे उस भयानक खामोशी का एहसास हो रहा था जो अब उनकी बाकी की जिंदगी को परिभाषित करने वाली थी? उपन्यास हमें इसका जवाब नहीं देता, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है।